आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। इस महोत्सव का उद्देश्य है जन अभियान चलाकर जन जन को इस अभियान से जोड़कर लोगों के दिल में देश की भावना, देशभक्ति की भावना को जागृत करना और बीते 75 वर्ष में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, इसकी जानकारी भी जन जन तक पहुंचाना है। आने वाला 25 साल जिसे अमृत काल कहा जा रहा है, इसकी रूपरेखा भी तैयार इस महोत्सव के दौरान ही की जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर भारत के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक कुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगी कि बीते 75 वर्ष में हमारे यहाँ जो आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, अभी जो शिक्षा चल रही है और पहले भी जो चल रही थी, तो इसमें कहाँ तक विकास हुआ है? देखिए, कुछ तरक्की हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। 80 से 90 के दशक में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। पहले हमारे यहाँ स्कूलों की संख्या काफी कम हुआ करती थी। आज की तारीख में हमारे यहाँ स्कूलों की संख्या हर मोहल्ले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में हो गई है। इससे क्या होता है कि अब हम पहले जो स्थिति थी, स्कूलों की संख्या कम होती थी, उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई की तरफ उतना अग्रसित नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के डेट में हर जगह स्कूल होने से, हर जगह हाई स्कूल होने से पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ी है और लोग की उपलब्धता बढ़ी है। पहले ऐसा नहीं था और लेकिन आज के डेट में पर्याप्त स्कूलों की संख्या होने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ निकले हैं। सर 2009 में शिक्षा के क्षेत्र में जो मौलिक अधिकार बनाए गए, उनका हमारे देश पर क्या असर हुआ? देखिए, दिसंबर 2002 में संविधान में संशोधन कर शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। उसके बाद 2009 में उसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षा का मूल अधिकार और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया गया। इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई हमारे देश में। यह योजना बच्चों को स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करने में बहुत कारगर साबित हुई और सबसे खास बात यह रही कि इस योजना की वजह से कम पोषण वाले क्षेत्र में जो बच्चे जिनको समुचित भोजन नहीं मिलता था, पोषण वाला भोजन नहीं मिलता था, वो भोजन हमारे मध्याह्न भोजन में मिलने लगा बच्चों को। उसमें दूध, अंडा और तमाम ऐसी चीजें दी जा रही थी जिससे उनके पोषक तत्वों में वृद्धि हुई। और इस अधिनियम की वजह से हमारे यहाँ इस पोषण योजना को दुनिया की सबसे बड़ी पोषण योजना मानी गई और स्कूलों तक बच्चों को पहुंच को सुनिश्चित करने में हमारी 2009 के मूल अधिकार और शिक्षा का मूल अधिकार जो बनाया गया, उसमें यह योजना काफी कारगर साबित हुआ। सर, जैसा कि आपने कहा कि मध्याह्न भोजन जो मिलना शुरू हुआ बच्चों को, तो स्कूल जाने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि उनकी शिक्षा भी एक स्तर पे आ गई और वो चलने लगी। जो स्कूल नहीं जाना चाहते थे वो अपने खाने की वजह से भी स्कूल जाने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब ये कह सकते हैं कि चेंज हुआ हमारे यहाँ। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि बीते 75 वर्ष में हमारे यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई शिक्षा जगत में?
देखिए 75 साल की उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सोच है। शिक्षा के प्रति हमारी सोच में बहुत बड़ी बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि बच्चों को पढ़ाने के प्रति अभिभावक उतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। अब हर अभिभावक ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको शिक्षा दें और उनको कल्याणकारी योजनाओं और अपने संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हो। देखिए सबसे इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो सोच बदलाव आया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक अपने बच्चों को बाहर शिक्षा भेजने के प्रति उतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। बहुत बाद में चेंजेस जो आया उसमें बच्चे अपने लड़कों को बाहर भेजा जाता था, लेकिन लड़कियां उस समय तक, अभी मैं 90-95 तक की मैं बात करता हूँ, 2000 तक की मैं बात करता हूँ, कि अभिभावक अपने बच्चियों को अपने से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि हर अभिभावक लड़कों की तुलना में लड़कियों को उसी रेशियो में भेज रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में अपने से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं वो बड़े शहरों में लड़कियों को भी भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये पहले ऐसा नहीं था और ये काफी मतलब इसका एक माइलस्टोन मिलने वाला है। आने वाले दशक में हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे, लड़कियां भी काफी आगे आएंगी। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इन 75 सालों में बदलाव की यदि नजरिए से देखा जाए तो हमारे अभिभावक, हमारे लोगों के प्रति सोच, बच्चों के शिक्षा के प्रति जो सोच आई है उसमें बदलाव आई है। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि आज हम अपनी लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, बाहर जा रही है लड़कियां। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि जिस शहर में वो है वहीं तक की पढ़ाई वो कर पाती थी। बाहर जाकर के पढ़ाई करना अभिभावक नहीं चाहते थे, बाहर भेजना। लेकिन आज ऐसा है कि हर घर से आप देखिए लड़कियां बाहर जा रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ हमारे समाज में और ये बहुत बड़ी बात हुई। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में हम इस ओर बहुत अग्रसर हुए हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा पुराने समय में गुरुकुल की ये परंपरा रही है, उसके बाद ये जैसे खड़िया तख्ती, ब्लैक बोर्ड, ये सबसे ये टच स्क्रीन तक का हमारा जो सफ़र रहा उसके बारे में आप हमें बताएं। क्योंकि आज के समय में तो टच स्क्रीन ही चल रहा है। वो समय था जहाँ ब्लैक बोर्ड और ये तख्ती पे जो लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, वो समय तो अब लग गए। तो अब इस सफर जो हुआ, इतने बीच का जो सफर हमने तय किया, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए 75 सालों में खड़िया तख्ती से टच स्क्रीन तक का जो सफर रहा काफी मेडिकल चेंज रहा और शिक्षा के क्षेत्र में जो इसने टच स्क्रीन ने जो बदलाव दिया है, इसके एक अप्रत्याशित परिणाम सामने आने वाले हैं। देखिए इसको दो पहलू से देखा जाना चाहिए। इसके एक अच्छे भी परिणाम होते हैं, हो सकते हैं, और एक बुरे भी परिणाम और हो सकते हैं, दोनों परिणाम आएंगे। खड़िया तख्ती की मैं बात करता हूँ, थोड़ा मैं पीछे आप लोगों को ले चलना चाहूंगा। जब शुरुआत में होती थी तो घरों में स्लेट पर पढ़ाई होती थी, स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, उसको खड़िया तख्ती भी करते थे और ब्लैक बोर्ड भी करते थे। हमारी घर की अम्मा जो पढ़ाती थी तो हम लोग स्लेट पर ही कोई भी पढ़ाई, शुरुआत में हमने स्लेट पर ही पढ़ाई शुरू की। मुझे लगता है कि 6 तक हमने स्लेट से ही सारी चीजें सीखी। लेकिन आज के दौर में ये चीजें खत्म हो गई हैं और हम कंप्लीटली टच स्क्रीन पर आ गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी टच स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई करने लगे हैं और सारी चीजें उस पर आ गई है। हम स्कूलों में भी जो ब्लैक बोर्ड ने टच स्क्रीन का मामला, स्मार्ट क्लास में टच स्क्रीन का मामला स्वरूप धारण कर लिया और बच्चों को उसी पर पढ़ाया जा रहा है। देखिए उसके कई परिणाम भी आए हैं, बहुत अच्छी भी परिणाम आ रहे हैं, कुछ बुरे भी परिणाम आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन एक शानदार सफर रहा। मैं इसमें केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कुछ योजनाओं को भी मैं बात करूंगा कि डिजिटल के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किए, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहला कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में एक डिजिटल शिक्षा पर काफी जोर दिया और उन्होंने एक डिजिटल आधारभूत ढांचा को विकास करने के लिए एक नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इससे काफी चीजें युवाओं को सीखने को मौका मिला इस प्रोग्राम से। फिर इसमें एक PM-E विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये 2020 में छात्रों और शिक्षकों को ई लर्निंग को आसान बनाने के लिए इस PM-E विद्या प्रोग्राम को लॉन्च किया गया।
मैं तीसरी योजना, केंद्र सरकार की तीसरी योजना जो 2017 में आई थी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एक इसको दीक्षा कहते हैं। इस तरीके इस प्रोग्राम को लॉन्चिंग करने के लिए स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया, ताकि उससे शिक्षक और छात्र दोनों अपने आप को अपडेट करें और नए और आधुनिक और आज की जरूरत के हिसाब से जो शिक्षा की जरूरत महसूस की गई, उस प्रोग्राम में इसको लाया गया। इसके अलावा स्वयं इंटीग्रेटेड ऑनलाइन कोर्सेज का यह मंच एक बनाया गया, जिसमें 9वीं से पीजी तक के वंचित छात्रों के लिए शुरू किया गया था स्वयं प्रोग्राम को। इससे भी काफी लोगों को लाभ मिला। इसके अलावा इसी तरह के इन्होंने केंद्र सरकार ने शुरू किया स्वयं प्रभा, निष्ठा, ई पाठशाला आदि इस तरीके की कई केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को चलाया, जिससे कि हम डिजिटल के क्षेत्र में हम काफी आगे निकल गए और आज हम बड़े बड़े देशों को भी डिजिटल के क्षेत्र में चुनौती दे रहे हैं और उनके सामने खड़े हैं। हम 75 साल में ये जो हाल के वर्षों में जो 2-4-10 सालों के बीच में हम लोगों ने डिजिटल के क्षेत्र में काम किया, वो अप्रत्याशित है और मेरिकल्स है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा के बढ़ते संस्थानों की स्थिति अभी कैसी है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, IIT, IIM, तो इन सभी में क्या बदलाव आए हैं? पहले स्कूल कैसे थे और अभी के स्कूल में क्या फर्क आपको देखने को मिलता है? देखिए, हाल के वर्षों में देखें तो जरूरत के हिसाब से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या को काफी बढ़ाया है। मैं पहले अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लेवल और उनकी संख्या को मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे देश में पहले IIT जहाँ 16 थे, ये 2014 तक 16 थे और उसको 2020 में उसकी संख्या बढ़ा करके 23 की गई। वो उसी तरीके से IIM की संख्या हमारे यहाँ 13 थी, उसको 20 बढ़ा करके की गई। तो इन करीब 6-7 IIT और IIM जो बढ़ाए गए, उससे काफी जरूरत के हिसाब से इन्होंने अपने बढ़ाया। उसी तरीके से हम विश्वविद्यालयों की बात करें तो हमारे देश में कुल विश्वविद्यालय 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे। आज के डेट में हमारे पास 2020 तक का मैं डाटा मेरे पास है, जो मैं बता पा रहा हूँ आपको कि 1043 विश्वविद्यालय हमारे पूरे देश भर में हैं। तो ये चेंजेस इन्होंने किया। फिर कॉलेजों की संख्या देखें कि 2014 में हमारे पास कॉलेज पूरे देश में 36,000 कॉलेज, 36,634 कॉलेज थे, लेकिन आज के डेट में हमारे पास करीब 42,243 कॉलेजेस हैं। विश्वविद्यालयों की बात तो हमने कर लिया, कॉलेज भी हो गए। स्कूलों की संख्या हमारे देश में 2014 में स्कूलों की संख्या 14 लाख करीब 94,000 के आसपास थी। आज के डेट में स्कूलों की संख्या हमारे पास 15,10,000 के आसपास है। तो इस तरीके से सरकार ने जिस तरीके हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हमने जो 2009 में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लाया, उसका परिणाम ये आया कि हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ गई और पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा मात्रा में आने लगे। इसकी वजह से सरकारों ने अपनी स्कूलों और संस्थानों की संख्या को भी बढ़ाया और सभी छात्रों को उचित सीटें मिलने लगी। सर, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा किए बिना ये पूरी बातें हम लोग की अधूरी मानी जाएगी। शिक्षा के सुधार के लिए 1968 में एक कोठारी आयोग बनाया गया था। तो उन्होंने काफी सुधार की बातें की थी, लेकिन वो आयोग, उस आयोग की रिपोर्ट 1992 में संशोधित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में लाया गया। लेकिन नई शिक्षा नीति हमारी 2020 में बनी। इसमें शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन की कोठारी आयोग में उस छोटी सी परिवर्तन की मांग की गई थी, लेकिन 2020 में जो आई उसके पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बनाया गया। उसमें काफी चीजें व्यवसायिक बनाए गए
और छात्रों की समझ को और आसान करने के लिए इस बार जो सीबीएसई बोर्ड और कई जो बोर्ड्स हैं जो काम कर फॉलो कर रहे हैं उसको, वो शानदार तरीके से बच्चों की समझ में भी आ रही है और उस पर काम हो रहे हैं और बच्चे इसको आत्मसात भी कर रहे हैं। कई पाठ्यक्रम भी चेंज किए गए, उसमें कई चीजें काफी चीजें ऐड ऑन भी की गई कई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो नई शिक्षा नीति से काफी बदलाव आया है। अच्छी बात तो यह रही कि जब इस शिक्षा नीति के संशोधन की बातें आ रही थी तो सर्वदलीय सभी राजनेताओं ने इसकी परिवर्तन की राजनीतिक संकीर्णताओं के बावजूद सभी आगे आकर के इसका स्वागत किया था। सबसे बड़ी बात ये रही और इसका समर्थन किया था। इससे हट करके सबसे इस नीति का तमाम बच्चों की क्षमता को, इस नीति को जो बनाया गया था उसमें उनकी बच्चों की क्षमता और उनकी उपयोगिता को ध्यान रख करके बनाया गया और इस शिक्षा नीति ने काफी हमें शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में कारगर साबित हुआ। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो महान विभूतियाँ रही हैं तो उनका क्या योगदान रहा हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, तो इस पर जरा चर्चा करें। देखिए, हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यदि महान विभूतियों की चर्चा करेंगे तो ऐसे में हम दो महान विभूतियों की चर्चा करना चाहेंगे। पहले वशिष्ठ नारायण सिंह जो गणितज्ञ हुआ करते थे और दूसरा फिजिक्स के प्रोफेसर कम ऑथर, बुक के राइटर और काफी शोधक एससी वर्मा की मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह पर बात करूंगा। ये हमारे ऐसे महान विभूति रहे, इन्होंने गणित की एक तरीके से खोज की। ये हमारे खास करके हमारे बिहार के थे। हम अमृत महोत्सव पर इसकी इसलिए चर्चा कर रहे थे कि वो हमारी विभूति थे और उन्होंने जो चीजें किया उनकी दुनिया ने लोहा माना। जो गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया और वो वाकई एक मध्यम वर्गीय एक बहुत मामूली सी परिवार से निकले और गणित के क्षेत्र में इन्होंने एक से एक शोध किए और लंदन और विदेशों में भी जाकर के इन्होंने पढ़ाई की और इन्होंने पढ़ाया, अध्यापन का कार्य किया। गणित को इन्होंने हमारे युवाओं के लिए इतना आसान बनाने की कोशिश की। हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, हम देशवासी, हम बिहारवासी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। दूसरी विभूति एससी वर्मा की मैं चर्चा करूंगा। एससी वर्मा की फिजिक्स को हम सभी युवा पढ़ करके बड़े हुए हैं और चूंकि एससी वर्मा, सबसे बड़ी बात है कि एससी वर्मा हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, हमारे बीच के हुआ करते थे और हम अपने प्रोफेसर की बुक को पढ़ते हैं और जो वो लिखते हैं उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं तो ये गर्व फील होता है। आज के दौर में कई सारी मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे सीबीएसई वगैरह में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो ऑथर होते हैं वो बहुत ही मतलब दूर दराज क्षेत्रों से, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अननोन होते थे, लेकिन आज हमारे जो ये महान विभूतियां रही ये हमारे बीच के थी। तो ऐसे में हम इनको पढ़ करके जो बड़े हुए और हमारी ये समझ को आसान बनाने के लिए इन्होंने कई शोध पर काम किया। तो हम इनकी चर्चा किए बिना हमारी ये पूरी आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए इनका हम नमन भी करते हैं, हम इनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और ये इनकी चीजों को हम हमेशा फॉलो करते रहें। हमें युवाओं को भी हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। सर, आज हम आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं और पुराने परिवेश की भी बात किया हमने, तो आपके अनुसार अभी के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, मैंने कई राज्यों में शैक्षणिक शोध और बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर तमाम विशेषज्ञों से मैंने बात किया और जो समझा इन इतने तमाम दिनों में, तो मुझे इसमें से निकल करके यही आया। मैं एक प्रिंसिपल का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि आप मुझे यदि बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसको आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, मैं उसको एटीएम मशीन नहीं तैयार कर रहा हूँ कि वो यहाँ से पढ़ करके लिख ले और नोट छापने वाली मशीन बने, मैं ऐसा नहीं बनाता हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम बच्चों को इंसान बनाते हैं,
हम उन्हें एक मूल्यों की, संस्कारों की शिक्षा देते हैं ताकि वो यहाँ से निकल करके जाएं तो एक अच्छे इंसान और एक देश में अच्छे कार्य करें और उनको संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हो। वाकई अभी के जो चीजों को लेकर के जो जितने बच्चों पर दबाव है, ऐसे में बच्चों को मूल्यों और संस्कारों की जो पढ़ाई होती है पीछे छूटती जा रही है। तो हमारा मानना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस पर काफी जोर देना होगा कि हम उनको संस्कार कैसा दें, हम उनको शिक्षा कैसा दें, ताकि हम वो अपने को आगे चल करके कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से स्थापित कर लें। इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने भी और हमारी राज्य सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो चेंजेस किया उसमें व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को भी ऐड किया गया है। इसके वजह से हुआ क्या कि बच्चे कई क्षेत्रों में काज करने लगे, कई चीजों में काज करने लगे। हम एक बंधे बंधाए चीजों में सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में होती क्या है कि हम किसी एक ही क्षेत्र में कामयाब होते हैं। हमें ओवरऑल बच्चों को, देखिए जब सवाल ये उठता है कि हमें शिक्षा, हमारी शिक्षा होनी कैसे चाहिए, तो इसमें बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट पर बातें करनी होगी। हम सिर्फ मैथ पर नहीं बात करेंगे, साइंस पर नहीं बात करेंगे, हम उनको ओवरऑल डेवलपमेंट पर बातें करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो बच्चे जब आगे 10th के बाद, देखिए 10th तक तो हम ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं, आगे जाकर के इंटर में हमारे पढ़ाई में चेंजेस आते हैं। हम मैथ में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जाते जाते हम इंटर में आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेता है, मैथ हमारा पीछे छूट जाता है। तो हमारा ये मानना है कि हम लोग यदि ओवरऑल एजुकेशन पर, ओवरऑल डेवलपमेंट पर बातें करें तो वो शानदार होगा और इसका एक बहुत शानदार परिणाम आने वाले दशक में देखने को मिलेगा। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह कहना उचित होगा कि आज हमारे देश की वर्तमान स्थिति बड़ी तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में विकास कर रही है। इस पर प्रकाश डालते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और चुनौती पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।